डायग्राम में ये देखा था मैम, विवेक को रिमूव मत करना, उसका पीसी पे कैमरा ऑन नहीं हो रहा। चलो देखो, हम आगे अगर 2 न्यूटन फोर्स लगा रहे थे तो पीछे भी 2 न्यूटन ही लग रहा था। तो मतलब जब तक आगे 10 न्यूटन लगाएंगे ना तब तक पीछे सेम इंक्रीज होता जाएगा। 5 न्यूटन लगा रहे हैं तो 5 लग रहा है। तो अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कब तक है? जब तक मैक्सिमम लिमिट आए। आगे अगर 12 न्यूटन लगाएंगे तो पीछे फिर 12 नहीं लगेगा, क्योंकि पीछे तो मैक्सिमम ही 10 है। तो ये मैक्सिमम लिमिट आ गई है। तो ये आ गई मैक्सिमम लिमिट फोर्स की। तो इसलिए यहाँ पे एफ एक्स मैक्सिमम लिखते हैं, मैक्सिमम लिमिट आ गई स्टैटिक फ्रिक्शन की। उसके बाद बॉडी मूव करने लग जाएगी। बॉडी मूव करने लग जाएगी तब फ्रिक्शन का फोर्स कम लगता है। तो ये थोड़ा नीचे की तरफ आके और ऐसे जाएगा। ये कौन सा फोर्स है? जब बॉडी मूव कर रही है, और बॉडी मूव कर रही है उस टाइम पे तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है। तो ये काइनेटिक फ्रिक्शन है, ये मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, और ये स्टैटिक फ्रिक्शन है ना। ये अप्लाइड फोर्स है उतना ही स्टैटिक है, अप्लाइड फोर्स है उतना ही स्टैटिक फ्रिक्शन है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और यहाँ पे मैक्सिमम हो गया। तो ये ग्राफ है, ग्राफ पे आ सकता है एग्जाम में। अब इनके फॉर्मूले पढ़ेंगे। चलो देखो फिर किस तरह से पढ़ेंगे फॉर्मूले। जो हमने बेसिक फॉर्मूला पीछे देख लिया है उसी हिसाब से पढ़ेंगे। तो बेसिक फॉर्मूला तो देखो ये है, एफ इजिकल टू म्यू एन, है ना। अगर ये बेसिक फॉर्मूला तो सारे ऐसे होंगे। फिर अगर स्टैटिक फ्रिक्शन का देखेंगे तो फ्रिक्शन का फॉर्मूला तो मैंने म्यू एन बताया है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन है तो यहाँ पे एस लगा देंगे, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। एफ के है तो यहाँ पे के लगा देंगे, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। थर्ड बच गया हमारे पास एफ एस मैक्सिमम। ये भी स्टैटिक ही है, और स्टैटिक है तो यहाँ पे म्यू एस ही आएगा, स्टैटिक वाला कोफिशिएंट आएगा इस तरह से। तो जहाँ पे भी न्यूमेरिकल आएंगे तो ये फॉर्मूले यूज होंगे। अब देखो इनके कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हम इस तरह से देखेंगे। देखो, एक सरफेस है, एक सरफेस पे यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है, इसका मास m है, इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ब्लॉक के और सरफेस के बीच का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो म्यू है। इधर F फोर्स अप्लाई कर दिया, और F फोर्स अप्लाई कर दिया तो एक्सेलरेशन निकालनी है। ये ब्लॉक किस एक्सेलरेशन से मूव करेगा, एक्सेलरेशन निकालनी है ना। और एक्सेलरेशन निकालनी तो हम देखेंगे इधर F फोर्स लगाया तो पीछे तो फ्रिक्शन का फोर्स लगेगा, फ्रिक्शन का फोर्स। यहाँ पे दो फोर्स लग रहे हैं, एक इधर और एक इधर, फिर भी इधर मूव कर रहा है, ब्लॉक इधर मूव कर रहा है। तो इधर वाला फोर्स ज्यादा है, ज्यादा में से कम वाला सेपरेट कर दो, तो ज्यादा में से कम वाला सेपरेट कर दो, तो नेट फोर्स आ गया। और नेट फोर्स तो m में होता है, नेट फोर्स तो m में होता है, तो नेट फोर्स m में। अप्लाइड फोर्स दे रखा होगा एग्जाम क्वेश्चन में, तो जो भी 5 न्यूटन 10 न्यूटन दे रखा है यहाँ पुट कर दो। इस कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू दे रखी होगी, तो ये दे रखा होगा पुट कर देंगे कोएफिशिएंट। ये फ्रिक्शनल फोर्स होता है म्यू, और नॉर्मल रिएक्शन, ये नॉर्मल रिएक्शन है, और नीचे mg है, तो नॉर्मल रिएक्शन mg के इक्वल, तो फ्रिक्शनल फोर्स है म्यू एन, और नॉर्मल रिएक्शन mg के इक्वल इज इक्वल टू m में। तो जो भी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है यहाँ पुट कर दो, जो भी मास दे रखा है यहाँ पुट कर दो, जी की वैल्यू 9.8, जो भी मास दे रखा है यहाँ पुट कर दो, अप्लाइड फोर्स भी दे रखा होगा, यहाँ से एक्सेलरेशन आ जाएगी। तो इस तरह से सोल्व करेंगे क्वेश्चन न्यूमेरिकल। अगर इंक्लाइंड प्लेन है तो कैसे करें? देखो इंक्लाइंड प्लेन ये ले लिया, ये इस तरह से भी इंक्लाइंड हो सकता है कि इसमें ऐसे झुकाव हो, ऐसे भी हो सकता है इस तरह से, है ना। कौन सा भी इंक्लाइंड हो सकता है, कॉन्सेप्ट सेम लगेगा। यहाँ पे एक ब्लॉक रखा है, यहाँ पे एक ब्लॉक रखा है, इस ब्लॉक का मास m है। ये ब्लॉक अपने आप स्लाइड होगा, और अपने आप अगर स्लाइड होगा ना तो यहाँ पे फ्रिक्शन भी है, रफ सरफेस है, रफ सरफेस है तो फ्रिक्शन तो है, तो ये अपने आप स्लाइड होगा। तो स्लाइड होगा तो इसकी एक्सेलरेशन क्या है, ऐसे पूछ लेगी, स्लाइड होगा तो इसकी एक्सेलरेशन क्या है, इसमें पूछ ले।
इसमें पूछ ले तो देखो ऐसे करेंगे, ये एंगल थीटा, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, थीटा का मतलब 30 डिग्री 60 डिग्री कुछ भी दे रखा हो कुछ कर दो, ठीक है। यहाँ पे m है तो नीचे की तरफ mg, वेट तो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है, और नॉर्मल रिएक्शन हमेशा ऊपर नहीं होती, नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे ऊपर दिखा रखे ना, हमेशा ऊपर नहीं होती, तो कैसे करें, नॉर्मल रिएक्शन सरफेस से नॉर्मल होती है, ये ऊपर वाली तो सरफेस ही ऐसी थी तो इसका नॉर्मल तो ऊपर होगा, ये सरफेस ऐसी है, इसका नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन, तो इस सरफेस की तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन ये है, तो इसकी नॉर्मल रिएक्शन ये होगी, ठीक है। इस नॉर्मल रिएक्शन के सीध में बिल्कुल एक लाइन लगा दो, डॉटेड लाइन, इसके सीध में एक डॉटेड लाइन लगा दी, मैथमेटिकली प्रूव है जितना एंगल यहाँ पे है उतना एंगल यहाँ पे होता है, जितना एंगल यहाँ पे उतना एंगल यहाँ पे होता है, सेम एंगल, ठीक है। यहाँ पे mg है तो यहाँ पे mg cos थीटा होगा, क्योंकि थीटा वाली साइड तो cos थीटा होता है, तो इस वेट का इधर कंपोनेंट होगा mg cos थीटा, और इधर हो गया mg cos थीटा के परपेंडिकुलर में होता है mg sin थीटा, तो इधर हो गया mg sin थीटा, mg sin थीटा, इस तरह से हो गया, ठीक है। अब देखो ये हमने फोर्स बना लिए, अब किस एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है वो निकालना है, ये नीचे की तरफ किस एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है वो निकालना है, या फिर एक्सेलरेशन दे रखी हो तो फ्रिक्शन का फोर्स भी पूछ सकता है, कितना फ्रिक्शन का फोर्स लग रहा है वो निकालो, कुछ भी पूछ सकता है, तो कॉन्सेप्ट ये लगेगा, इस ब्लॉक पे अब दो फोर्स लग रहे हैं, देखो एक तो ऊपर की तरफ और एक इस तरफ, है ना, एक अपवर्ड डायरेक्शन में एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग दो फोर्स है, एक इधर और एक इधर, फिर भी ये नीचे की तरफ आ रहा है, तो नीचे की तरफ फोर्स ज्यादा है, कितना फोर्स ज्यादा है इसमें से सब्ट्रैक्ट करके देख लो, तो नेट डाउनवर्ड फोर्स आ जाएगा, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये सब्ट्रैक्ट कर दिया, नेट फोर्स तो में होता है, तो नेट फोर्स में होता है, बस इस एफ की वैल्यू पुट कर दो, और इस एफ की वैल्यू पुट करेंगे तो हम ऐसे पुट कर लेंगे, एफ तो म्यू एन होता है, म्यू एन, तो ये इस डायग्राम में देख के यूं बताओ नॉर्मल रिएक्शन किसके इक्वल है, जैसे मैंने यहाँ पे ये बता दिया था ना कि नॉर्मल रिएक्शन तो एम जी के इक्वल है, तो मैंने यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन एम जी पुट कर ली थी, म्यू एन एन की जगह एम जी, इस डायग्राम को देख के बताओ नॉर्मल रिएक्शन किसके इक्वल है, एंड रेज करो जिसको पता है, mg cos थीटा। एम जी कोस थीटा के इक्वल, ठीक है, एक आंसर आ गया एम जी कोस थीटा, और हैंड रेज करो किसको पता है, बताओ अभिनव बताओ, mg cos थीटा। एम जी कोस थीटा ही है, ठीक है यही है। चलो देखो इससे अगर अलग आंसर है तो इधर ध्यान दो क्यों है अलग आंसर, और यही बता रहे हो तो बिल्कुल ठीक है, ये ब्लॉक है ना ही तो ऊपर की तरफ जा रहा है और ना ही नीचे की तरफ आ रहा, इस प्लेन पे चल रहा है, इस प्लेन पे बिल्कुल सीधा, ना ही ऊपर उठ रहा और ना ही नीचे की तरफ, ऐसे नहीं हो रहा है ना, अगर इस तरह उठ जाता तो ऊपर वाला फोर्स ज्यादा था, और इस प्लेन को तोड़ के नीचे आ जाता दबा देता तो ये फोर्स ज्यादा था, तो इसका मतलब इसी प्लेन पे मूव कर रहा है, तो जितना इस तरफ फोर्स लग रहा है इतना इस तरफ फोर्स लग रहा है, दोनों इक्वल फोर्स है, तो एन है वो एम जी को थीटा के इक्वल, तो बस ये ध्यान रखना क्वेश्चन में, अगर इतना ध्यान है तो क्वेश्चन हो जाएंगे आराम से, डेरिवेशन में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, इज इक्वल टू एम में, है ना, कई बार एक्सेलेशन का डेरिवेशन भी पूछ लेता है, एक्सेलेशन का एक डेरिवेशन कर रखा हमने, एक्सेलेशन ऑफ ए बॉडी मूविंग डाउन एन इंक्लाइंड रफ प्लेन, तो वो एक्सेलेशन इसी से आ जाएगी, देखो एम इसमें भी है, ये एम कॉमन लेके इससे काट दो तो कट गया सारा एम, जी इसमें भी है जी कॉमन ले लो, तो जी कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बच गया साइन थीटा, यहाँ पे बच गया म्यू, जी तो कॉमन ले लिया था कोस थीटा बच गया, कोस थीटा इज इक्वल टू ए, ये एक्सेलेशन आ गई, जी की वैल्यू 9.8, अगर क्वेश्चन में 10 बोल रखा हो तो 10 यूज कर लो, जो भी थीटा दे रखा थीटा यूज कर लो, जो भी इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है वो यूज कर लो, आ जाएगी एक्सेलेशन, ठीक है ना, तो इस तरह से एक्सेलेशन आ जाएगी, अगर इस सरफेस में फ्रिक्शन नहीं है तो भी हम निकाल देंगे एक्सेलेशन, अगर ये कह दे इंक्लाइंड प्लेन और यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है, और फ्रिक्शन नहीं है तो इस फ्रिक्शन के फोर्स को जीरो पुट कर दो, इस फ्रिक्शन के फोर्स को जीरो पुट कर दो, तो इसको हम जीरो पुट कर देंगे, तो ये बच गया एम से एम काट दो, एक्सेलेशन आ गई जी साइन थीटा, क्या आ गया एक्सेलेशन जी साइन थीटा, या फिर इससे निकाल लो, अगर फ्रिक्शन नहीं है ना तो फ्रिक्शन का कोफिशिएंट जीरो है, फ्रिक्शन नहीं है तो फ्रिक्शन का कोफिशिएंट जीरो है, तो इसको जीरो पुट कर दो, एक्सेलेशन क्या आ गई जी साइन थीटा, है ना,
तो अगर फ्रिक्शन नहीं है तो एक्सेलरेशन जी साइन थीटा है, अगर फ्रिक्शन है तो ये है। ठीक है, इस तरह के न्यूमेरिकल डेरिवेशन आ सकते हैं एग्जाम में। तो इसमें कुछ भी पूछना हो तो बताओ, किसी को कुछ पूछना हो तो फिर समझ में किस किस को आ रहा है ये। और आज कौन कौन प्रैक्टिस करेगा, थंब इंप्रेशन देके बताओ। हम पढ़ेंगे मोशन ऑफ कार ऑन सर्कुलर लेवल रोड, सर्कुलर लेवल रोड। तो सर्कुलर लेवल रोड सर्कुलर का मतलब इस तरह का है ना, जिस रोड के अंदर टर्न हो, और लेवल और बता दिया साथ में, LEVEL, लेवल रोड। लेवल का मतलब बिल्कुल इस पेज जैसा प्लेन है वो तो लेवल है, लेवल में है। और अगर इस पेज को हम थोड़ा ऊपर उठा दें, है ना, जैसे इस तरह का हो, तो ये लेवल रोड नहीं है। मान लो कोई रोड इसी तरह का ही हो और ये गाड़ी हो, ये इसके ऊपर ऐसे आ रही हो इस तरफ से, तो हम लेवल रोड की बात करेंगे। और इस लेवल के रोड के बाद ऐसे पढ़ेंगे कि इसका आउटर एज थोड़ा सा ऊंचा उठा देंगे ऊपर की तरफ, वो लेवल रोड नहीं होगा, उसको बैंक रोड कहते हैं, बैंक। तो अभी लेवल रोड के बारे में पढ़ेंगे। तो लेवल रोड के बारे में पढ़ेंगे, देखो ऐसे पढ़ेंगे। मान लो इस पे एक कार आ रही है, इस पे एक कार आ रही है, तो यहाँ पे मैं डायग्राम बना देता हूँ कार का, एक रफली डायग्राम बना लेते हैं कि ये कार आ रही है इस पे, ठीक है ना। ये कार आ रही है तो इसका वेट लगेगा नीचे की तरफ, इसकी नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ। और ये रोड था इस तरह से, इधर से एक रोड आ रहा था, लेकिन बीच में रोड में टर्न आ गया, मोड़ आ गया। और मोड़ आ गया ना, तो जैसे इस तरह से हम एक सर्कल बना लें, उस सर्कल का इतना पार्ट ले लें तो ये भी सर्कुलर पार्ट है। तो इस रोड का जो इतना पार्ट है ना, इतना पार्ट ये सर्कुलर पार्ट है। तो यहाँ पे कार है वो सर्कुलर मोशन करेगी, इस मोड़ के ऊपर सर्कुलर मोशन करेगी, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। सर्कुलर मोशन करेगी मोड़ के ऊपर तो कितनी वेलोसिटी से चलना चाहिए, इसकी सेफ वेलोसिटी क्या है, नहीं तो ये पलट जाएगी, स्किड हो सकती है। ठीक है, तो देखो फिर वेट नीचे की तरफ, नॉर्मल रिएक्शन इस तरफ। और हमने पढ़ा था कि बॉडी जब सर्कुलर मोशन में चलेगी ना, तो अंदर की तरफ एक सेंटीपिटल फोर्स लगता है, सेंटीपिटल फोर्स। तो यहाँ पे अंदर की तरफ सेंटीपिटल फोर्स, और यहाँ पे अंदर की तरफ सेंटीपिटल फोर्स का काम फ्रिक्शनल फोर्स करेगा, फ्रिक्शनल फोर्स। देखो ये कार अगर इधर आ रही है तो मोशन इधर है, तो फ्रिक्शन का फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में। अगर कार इधर आ रही है तो फ्रिक्शन का फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में। अगर यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होगा तो ये कार सीधी चली जाएगी, मुड़ नहीं पाएगी। कई बार होता है ना कि हम फर्श के ऊपर भाग के टर्न लेना चाहें, और फर्श अगर चिकना हो तो वहां पे स्लिप होकर गिर जाते हैं, मुड़ नहीं पाते हम। ऐसे इस रोड में अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो ये कार मुड़ नहीं पाएगी, कार सीधी चली जाएगी इधर। तो कार अगर सीधी इधर चली जाएगी तो फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में। तो इस टर्न से कार अगर बाहर जाएगी ना, इस टर्न से अगर कार बाहर की तरफ जाएगी तो फ्रिक्शन इससे अपोजिट डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये फ्रिक्शन की डायरेक्शन होगी, क्योंकि कार अगर स्लिप होगी तो ऐसे स्लिप होगी बाहर की तरफ इस रोड से। कार की मोशन अगर ऐसे है तो फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये फ्रिक्शन इस कार को रोकेगा, बाहर नहीं जाने देगा, इसी रोड पे चलाएगा। तो ये फ्रिक्शन फोर्स है, यही सेंटीपिटल फोर्स का काम करेगा, है ना। देखो तो फिर यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन तो mg की इक्वल होगी, नॉर्मल रिएक्शन तो mg की इक्वल होगी। और जो फ्रिक्शन का फोर्स है, जो फ्रिक्शन का फोर्स लग रहा है, ये सेंटीपिटल फोर्स के इक्वल या फिर इससे ज्यादा होना चाहिए। तो जो भी फ्रिक्शन का फोर्स लग रहा है ये सेंटीपिटल फोर्स के इक्वल या फिर इससे ज्यादा। और सेंटीपिटल फोर्स तो ये होता है mv²/r। जैसे इस सर्कल की रेडियस r है, तो इस टर्न की भी तो कुछ रेडियस होगी ना, टर्न की। तो मान लो इस सर्कुलर टर्न की रेडियस r है, इस सर्कुलर टर्न की रेडियस r, तो सेंटीपिटल फोर्स तो ये होता है mv²/r, इतना होगा। देखो तो फिर एक इक्वेशन ये बन गई कि ये दोनों इक्वल है, दूसरी इक्वेशन ये बन गई कि अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है वो सेंटीपिटल फोर्स की इक्वल या इससे ज्यादा होना चाहिए, नहीं तो कार बाहर स्लिप हो जाएगी। क्योंकि सेंटीपिटल फोर्स है वही बॉडी को सर्कुलर मोशन में घुमाता है, यहाँ पे सर्कुलर मोशन में घुमाएगा फ्रिक्शन का फोर्स। फ्रिक्शन का फोर्स है वो सेंटीपिटल फोर्स की इक्वल या फिर इससे ज्यादा होना चाहिए। और कल हमने पढ़ा था सेंटीपिटल फोर्स का फॉर्मूला ये होता है। तो ये दूसरी इक्वेशन होगी। अब इन दोनों को आपस में डिवाइड कर देते हैं, और इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे, देखो फिर
इसको इससे डिवाइड कर लो और इसको इससे कर लो, तो ये इसके नीचे ले आओ और ये इसके नीचे। चलो नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तो इक्वेशन थी एफ ग्रेटर देन इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, और इसको डिवाइड करना है एन और इसको डिवाइड करना है एम जी से, है ना। ये दूसरी इक्वेशन नीचे कर दी हमने, डिवाइड कर दिया। एफ बाई एन, एफ बाई एन तो ये होता है देखो, एफ इज इक्वल टू म्यू एन होता है ना, एफ इज इक्वल टू म्यू एन। तो एन नीचे ले जाओ, तो एफ बाई एन की जगह तो म्यू लिख सकते हैं, तो एफ बाई एन की जगह म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू एम से एम कट गया, तो ऊपर वी स्क्वायर बच गया और नीचे आर जी, नीचे आर जी। ठीक है, आर जी को इधर ले जाओ, ये हो गया म्यू आर जी, और ये आगे वी स्क्वायर बच गया, है ना। और इसका स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर द रूट, और इसका स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर द रूट। तो कहने का मतलब ये है, इस वेलोसिटी को इधर लिख दूं, इसको इधर लिख दूं, तो क्या है, वेलोसिटी लेस देन इक्वल टू है ना, वेलोसिटी लेस देन इक्वल टू, तो वेलोसिटी लेस देन इक्वल टू म्यू आर जी। तो लेवल रोड पे कार को चलाने के लिए वेलोसिटी इतनी या इससे कम होनी चाहिए, अगर इससे ज्यादा वेलोसिटी होगी तो कार है वो रोड से बाहर स्लिप हो जाएगी, बाहर पलट जाएगी, उस रोड पे चल नहीं पाएगी। तो कितनी स्पीड होनी चाहिए, स्पीड डिपेंड करती है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पे और रेडियस पे। जी की वैल्यू तो कांस्टेंट है, तो ये तो कांस्टेंट है, इन दो पे डिपेंड करती है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और रेडियस ऑफ सर्कुलर पार्ट। ठीक है, तो इसमें कुछ भी पूछना है तो बताओ, आज इतना करवाएंगे। कल इसके बाद एक बैंकिंग वाला है कि रोड को साइड से ऊंचा उठा दें तो कैसे पढ़ेंगे, कितनी स्पीड होनी चाहिए, वो कल पढ़ेंगे। तो आज यहाँ तक करके आना है। आज मैंने क्या क्या करवाया है वो दोबारा बता देता हूँ एक बार। देखो हमने आज ये पढ़ा है, हमने पढ़ा रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। काइनेटिक एनर्जी ये होती है, इसको m से मल्टीप्लाई कर दिया, m से डिवाइड, तो ये फॉर्मूला बन गया, और mv की जगह हम p पुट कर सकते हैं क्योंकि मोमेंटम mv होता है, तो यहाँ पे p पुट कर दिया तो p स्क्वायर हो गया, फॉर्मूला ये बन गया, रिलेशन होगा मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का। 2m को इधर ले जाएंगे, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर द रूट हो जाएगा, तो एक फॉर्मूला ये बन गया। तो न्यूमेरिकल में दोनों में कौन सा फॉर्मूला यूज हो सकता है, यहाँ पे करा है क्वेश्चन में, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज बाय 10%, देन व्हाट परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम में कितना परसेंटेज का चेंज आएगा। जैसे कह रहा वैसे लिख लो कि काइनेटिक एनर्जी 10% से इंक्रीज होगी, और मोमेंटम में चेंज निकालना तो ये फॉर्मूला लिख दिया, डेल्टा पी बाई पी इंटू में 100, और मोमेंटम में ही चेंज ये पूछ रहा है, तो ये मोमेंटम वाला फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर देंगे, है ना, ये मोमेंटम वाला फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर देंगे और इसको सोल्व कर लेंगे। फिर इसके बाद हमने ये पढ़ा था फ्रिक्शन। फ्रिक्शन में हमने पढ़ा है कि फ्रिक्शन का फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फ्रिक्शन का फोर्स सरफेस का कांटेक्ट एरिया है ना, उस कांटेक्ट एरिया पे डिपेंड नहीं करता, तो ऐसी गलती नहीं करनी, इसको देख के बता दो कि इसमें फ्रिक्शन ज्यादा इसमें कम है। नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड करता है, अगर ये बॉडी सेम है तो वेट सेम है और नॉर्मल रिएक्शन भी सेम है, तो दोनों में फ्रिक्शन सेम है, एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड नहीं करता। फिर हमने टाइप ऑफ फ्रिक्शन पढ़ा, टाइप ऑफ फ्रिक्शन 3 टाइप के हैं, कौन सा, फर्स्ट स्टैटिक, दूसरा काइनेटिक और तीसरा मैक्सिमम स्टैटिक या फिर लिमिटिंग फ्रिक्शन। इन्हीं का फिर हमने ग्राफ पढ़ा है, तो ग्राफ इस तरह से आएगा कि जब तक मैक्सिमम फ्रिक्शन लगेगा ना स्टैटिक का, तब तक तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और उसके बाद काइनेटिक फ्रिक्शन में कांस्टेंट हो जाता है, कांस्टेंट फ्रिक्शन का फोर्स लगता है। फिर हमने तीनों फोर्स के फॉर्मूले पढ़ लिए, स्टैटिक, काइनेटिक और मैक्सिमम, सभी म्यू एन होते हैं, म्यू एन म्यू एन, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू में नॉर्मल रिएक्शन। फिर हमने आगे क्वेश्चन पढ़े इसके, ये न्यूमेरिकल इस तरह से आएंगे, कोई बॉडी अगर मूव करना चाहती है तो इधर जा रही है, तो ये वाला फोर्स ज्यादा है, ज्यादा में इसका कम वाला घटा दो, तो ज्यादा में इसका कम वाला घटा दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो नेट फोर्स आएगा, नेट फोर्स सब में होता है। फ्रिक्शन का फोर्स ये होता है, हमने पढ़ रखा है, वैल्यू पुट कर लो जो कुछ रखा हो। अगर इंक्लाइंड प्लेन है तो ऐसे करेंगे, mg इधर होता है, इधर mg cos थीटा और इधर mg sin थीटा, बॉडी नीचे की तरफ स्लिप हो रही है, नीचे की तरफ स्लिप हो रही है, तो ये फोर्स ज्यादा है, तो ज्यादा में इसका कम वाला घटा दो, नेट फोर्स सब में होगा। फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू पुट कर दो, फिर सोल्व कर लो। लास्ट हमने पढ़ा है मोशन ऑफ कार ऑन ए सर्कुलर रोड, सर्कुलर रोड पे कार मूव करेगी, तो इस सर्कल की जो रेडियस होगी ना सेंटर की तरफ, तो सेंटर की तरफ फ्रिक्शन का फोर्स लगेगा, ये ध्यान रखना है। नीचे वेट, ये नॉर्मल रिएक्शन, ये दोनों इक्वल होते हैं तो इक्वल होते हैं, और जो अंदर की तरफ फ्रिक्शन का फोर्स लगेगा ना, वो फ्रिक्शन का फोर्स सेंटीपिटल फोर्स इससे ज्यादा होना चाहिए, नहीं तो कार है वो बाहर की तरफ स्लिप हो जाएगी मोड़ से। तो इसीलिए आगे हम निकालेंगे इसकी वेलोसिटी, वेलोसिटी निकालेंगे तो
सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर दो और डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक पढ़ना है, यहाँ तक न्यूमेरिकल और एग्जाम्पल सारे प्रैक्टिस करने अच्छी तरह से, एनसीईआरटी के भी करने। और एमसीक्यू एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चन भी आएंगे, 35 तो थ्योरेटिकल पार्ट आएगा और 35 एमसीक्यू। तो मैंने एमसीक्यू असाइनमेंट भी भेज रखा तुम्हारे पास, नहीं तो बुक के लास्ट में, चैप्टर के लास्ट में दे रखा है जेई मेन का और पीएमटी का। तो जेई मेन और पीएमटी लेवल वाले क्वेश्चन सोल्व कर लेना, उसी लेवल के क्वेश्चन आएंगे, उससे हार्ड नहीं आएंगे।